बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। पूरी दुनिया इस वक्त एक जंग के गिर्द घूम रही है जो कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान है। हमारा प्रोग्राम भी उसके इर्द गिर्द घूमेगा और जो हमारे टॉपिक्स होंगे आज के डिस्कशन के, वो सबसे पहले तो यही है कि जो आज भी बज़ाहिर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है कि एक्सटेंड किया जाएगा सीज़ फायर को, और ये सो कॉल्ड एक सीज़ फायर है क्योंकि मिलिट्री एक्शन दोनों अतराफ से इस वक्त भी जारी है। तो एक तो उसको अंडर डिस्कशन लेके आएंगे कि किस तरह से जो मुज़ाकराती अमल है वो आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान क्या रोल प्ले करने जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान की जो मैसेजिंग हुई है, मैसेज रिलेइंग की है पाकिस्तान ने, उस पर क्या जो है उसके असरात सामने आ रहे हैं, और ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की ही कोशिशें, मस्बत कोशिशें, जिसकी वजह से ये जो फरीकैन है उनको टेबल पर लाया जा रहा है। तो इस्लामाबाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इस्लामाबाद की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो किस हद तक सॉलिडिफाई होती हैं, एक तो ये बात करेंगे। दूसरा ये कि जो दुनिया की मईशत है वो इस वक्त बुरी तरह से चोक्ड है, एंड द रीज़न बीइंग के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे पहले उसमें डिस्ट्रप्शन है, उसके बाद जंग का होना, और इकॉनमी सिर्फ पूरी दुनिया की तो एक तरफ हो ही रही है, लेकिन साथ ही जो ममालिक हैं वो भी अपने रिसोर्सेज से बहुत ही जल्दी रन आउट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो और ईरान हो। क्योंकि कभी भी जो जंग होती है, अगर मैं एक सिंपल इंटरसेप्शन की बात करूं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा वसाइल का अखराज हो जाता है, तो उसमें फिर जो मैशतें होती हैं वो ज़रूर सफ़र करती हैं। तो पाकिस्तान की मैशत इस वक्त किस तरफ जा रही है, जंग से रिलेटेड तमाम तर मामलात हैं, और उस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें आसिफ दुरानी साहब। आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। मुझे नहीं लगता कि ईरान अफेयर्स को और ये जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स हैं जो, या जो जंग हो रही है, उससे बेहतर आपसे बेहतर कोई इसको अंडरस्टैंड करता है और उस पर अपनी राय जो है वो ज़रूर पेश कर सकता है आवाम के सामने। सर, आज हमने ये भी देखा कि स्टीव विटकॉफ ने दावा किया कि पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म कराने के लिए सालिस का किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। क्या वाकई इस्लामाबाद इस वक्त वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पुल का काम कर रहा है? क्योंकि इससे पहले जो पिछले 3-4 दिन से बहस है वो यही है इस वक्त की कि डायलॉग होने जा रहा है और इस्लामाबाद एक पोटेंशियल होस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। जी देखिए, अगर पार्टीज का पाकिस्तान पे इत्तेफाक है तो फिर इसका मतलब ये है कि सबका इत्तेफाक है। अमेरिका का भी पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस है और ईरान का भी है, और मेरे ख्याल में जो गल्फ स्टेट्स हैं उनका भी है। तो इसलिए जो असल मकसद है वो जंग को रुकवाना है। ये रुक जाए तो उसमें सबकी भलाई है, और फिर उसके बाद जो फर्दर जो इश्यूज हैं जिनको बातचीत के जरिए रिजॉल्व किया जा सकता है, तो वो यकीनन उसके लिए फिर आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ईरान और अमेरिका डायरेक्ट टॉक्स नहीं करते हैं, तो उन्हें एक उसकी मीडियम की ज़रूरत है, एक फैसिलिटेटर की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि इससे पहले ओमान ने भी ये रोल प्ले किया, फिर अब पाकिस्तान भी है, फिर तुर्की भी रहा है, और तो इसलिए ये एक ऐसा रोल है कि जिसमें पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो एस्टेब्लिश की है इस वक्त के दौरान। तो ईरान जो है वो भी पाकिस्तान का शुक्रगुजार है, उन्होंने पाकिस्तान की जो है न्यूट्रलिटी और उसकी सपोर्ट की तारीफ की है। अमेरिकन भी ये देखते हैं कि हमने जो है इस सिलसिले में एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी है। हम वजह क्या है, उसके पीछे पाकिस्तान का ये प्रिंसिपल है कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुल मीन्स के जरिए हल किया जाए। तो ये प्रिंसिपल है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी रीजन में रखी है और इस ऑनगोइंग वॉर को भी। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये भी कहा कि मैं जो सीज़ फायर है, एक बज़ाहिर सो कॉल्ड ही सीज़ फायर उसको कहें, क्योंकि हमले तो दोनों तरफ से अभी भी जारी हैं, लेकिन जो सीज़ फायर है वो उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। 6 अप्रैल की अपडेट भी आ रही है, तो उसको बढ़ाने की वजह क्या लगती है? क्या US साइड पे ज़्यादा डेस्परेशन है, उनकी ज़रूरत बन चुकी है, या ये ईरान की ज़्यादा ज़रूरत है? यहाँ पे एज किसके पास ज़्यादा है? एज किसी के पास नहीं, क्योंकि जंग है, इसका फैसला जो है जिसने जंग शुरू की है वो तो जंग शुरू कर सकता है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकता है अनलेस दे एनाइलेट देयर एनिमी, जो कि पॉसिबल नहीं। तो इसलिए अगर ट्रंप साहब ने मज़ीद 10 दिन के लिए इसको एक्सटेंड किया अपने हमलों को, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो डिप्लोमेसी को चांस देना चाहते हैं, और ये अच्छी बात है। और ईरान जो है वो भी जंग के तो खिलाफ है, उसने जंग में तो पहल नहीं की, ये तो अमेरिका और इजराइल ने की है। तो इसलिए
ईरान को ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेरिका को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जंग बंदी के। अच्छा सर, वैसे ट्रम्प का तो ये भी दावा है कि ईरानी बहरिया और फ़िज़ाइया को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि ईरान अब सिर्फ सफारती मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए बैक फुट पर है या नहीं? नहीं, देखिए, अमेरिका जो कह सकते हैं वो ईरान की एयरफोर्स तो पहले ही ना होने के बराबर थी, और जो उनकी नेवी है वो भी कोई इतनी एडवांस नहीं थी, क्योंकि उनकी जितनी सैंक्शंस लगी हुई थी। और उन्होंने, लेकिन आप ये देखिए कि ईरान ने बहरहाल उसका तोड़ जो है अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए किया है, और उन्होंने अमेरिका के मफादात को भी जख्म पहुंचाई है, और इजराइल पे भी जो है उन्होंने हमला किया है। तो इसलिए ईरान बैकफुट पे नहीं है। ईरान के पास टेरिटरी है, और ईरान को मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, जियोग्राफिकल एडवांटेज है। अमेरिका जो है वो अपने फौजियों को ईरान की सरजमीन पे उतारने का खतरा नहीं लेगा और ना लेना चाहता है, क्योंकि उस नतीजे में फिर अमेरिका की जो डेड बॉडीज हैं वो अमेरिका जब पहुंचेंगी तो उसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और अमेरिका के अंदर इस वॉर के हक में लोग नहीं हैं। मेजॉरिटी जो है ये वॉर के खिलाफ हैं, तो ये भी अमेरिका को सूट नहीं करता। अच्छा ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो यूएस की तरफ से अपने ट्रूप्स को भेजना मिडिल ईस्ट की तरफ, और उस पर आज ईरान ने ये रद्द-ए-अमल भी दिया कि जो भी होटल्स अगर वो यूएस की कोई भी अगर जो ट्रूप्स वगैरह आ रहे हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है तो इवन उनको भी टारगेट किया जाएगा। तो एक तरफ तो ये डायलॉग की बात हो रही है, दूसरी तरफ इस तरह से जो डिप्लॉयमेंट हो रही है अपनी ट्रूप्स की, वो फुट ऑन ग्राउंड की तैयारी है इन केस कि अगर वो डायलॉग सक्सेसफुल नहीं होता है। व्हाट डू यू बिलीव कि वैसे वो डायलॉग सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो तो बहुत ही एक मैक्सिमल पोजीशन लगती है दोनों अतराफ से। देखिए, जो डायलॉग का प्रोसेस है वो जब तक किसी नहज पे ना पहुंचे तो वो रास्ते में ही रहेगा, उसके बारे में हतमी बात नहीं की जा सकती। लेकिन जहां तक मिलिट्री ऑपरेशंस हैं दोनों तरफ से वो जारी है। अमेरिका अपने पैराट्रूपर्स और इनको जो भेज रहा है मरीन्स को, वो जाहिर है वो रीइंफोर्स करना चाहते हैं, और साथ में सिग्नल ये देना चाहते हैं कि शायद वो अपने इन ट्रूप्स को ईरान की ज़मीन पे उतारेंगे, मोस्टली खारगा आइलैंड की तरफ। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान उसके लिए तैयार है, और इसमें जो फौजों के दरमियान जो जंग है जिसको कन्वेंशनल वॉरफेयर के तहत वो आएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में ईरान का जो है वो इतना कमज़ोर नहीं है। और ईरान के जो IRGC है उसको पिछले 40 साल से इनका तजर्बा है, 8 साल ईरान इराक वॉर का तजर्बा है, तो ईरान की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो भी बहरहाल किसी तौर पे कम नहीं है, और अमेरिका को भी ये पता है और इजराइल को भी पता है। अच्छा, जर्मनी ने आज कहा कि यूएस एंड ईरान, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही सेड कि यूएस एंड ईरान कुड मीट डायरेक्टली फॉर नेगोशिएशंस। इससे पहले हम देख रहे हैं, ज़ाहिर है इनडायरेक्टली तो हो रहा है, बहुत से मीडिएटर्स हैं, पहले ओमान, कतर वगैरह दीगर ममालिक हो गए, पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की का नाम सामने आ रहा है। तो सर वैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक यूएस और ईरान डायरेक्टली तो नेगोशिएट नहीं करते, बट लेट्स से कि जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, और उसमें उन्होंने साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत लाइकली है कि वो अभी रिसेंट फ्यूचर के अंदर ही होस्ट करने के लिए जा रहा है। तो सर ये जो मीडिएटर्स होते हैं, पाकिस्तान ने भी कल ये कहा फॉरेन मिनिस्टर ने कि जो मैसेज रिलेइंग हो रही है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, और वो अब साबित भी हो चुका है। तो मैसेज रिलेइंग हो गई मीडिएशन का, इससे ज़्यादा क्या किरदार हो सकता है? जो पॉइंट्स होते हैं उसमें मनवाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? ये डिपेंड करता है कि जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं, पार्टीज हैं, वो एक मीडिएटर को क्या मैंडेट देते। अच्छा, वैसे सर इन दिस केस, लेट्स से इन दिस केस पाकिस्तान जो वो मीडिएटर है वो लीड कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को, तो सर पाकिस्तान के जो स्टेक्स हैं अगर हम उनकी बात करें, पाकिस्तान का ईरान नेबर है, पाकिस्तान के यूएस के साथ बहुत अच्छे टर्म्स चल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी के साथ हों, वो ट्रेड रिलेटेड हों, या फिर हमारे जो अदरवाइज हमारे जो रिलेशनशिप हैं तो वो सारे बहुत अच्छे हैं। फिर उसके अलावा चाइना एंड ऑल दी स्टेक होल्डर्स, तो उसमें पाकिस्तान अपने मफाद को सेफ गार्ड करते हुए ईरान को क्या समझाने की कोशिश करेगा, या अमेरिका की तरफ क्या बातचीत हो सकती है? देखिए, ये मफरूजों पे बात नहीं हो सकती, इसलिए कि पाकिस्तान ने एक फैसिलिटेशन करनी है, और उसकी वजह ये है
کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، امریکہ اور ایران کا پاکستان کے فیسلیٹیشن پہ اعتماد ہے، میڈیشن پہ اعتماد ہے. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈائلاگ پاسبل ہوگا. اب ایکچوئل جو اب ڈائلاگ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہے امریکہ کی وہ جو اب تک پبلک ڈیمانڈ ہے 15، وہ ساری نیوکلیر ریلیٹڈ ہیں، اور اس پہ میرے خیال میں ایران کافی حد تک جو ہے وہ ایگری کر چکا ہے. لیکن ایران ڈیمانڈز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں جنگ کا مکمل خاتمہ ہے، وار ریپریشن ہے، اور یہ جو ان کے دوسرے ان کے ایران کے پراکسیز ہیں ان کے خلاف اسرائیل کی جنگ بندی ہے. تو یہ امپورٹنٹ آسپیکٹس ہیں. تو اس لیے میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں اس وقت یہ جو امریکن اور ایرانین ڈیمانڈ ہیں. تو اس کو اگر آپ نے مزید اگر جب آپ ڈسکس کریں گے تو اس وقت اس پہ جو ہے کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگا. تو یہ پارٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا گیو اینڈ ٹیک کے لیے راضی ہیں. اچھا سر، جو اسرائیل کا لیبنن کے اندر بفر زون بنانا اور جنوبی لیبنن میں مزید فوج بھیجنا، ان کے ٹروپس آن گراؤنڈ ہیں، کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنگ ایک علاقائی سطح پر مستقل شکل اختیار کر رہا ہے خدا نخواستہ؟ جی وہ آلریڈی کر چکی ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ غزہ میں انہوں نے قبضہ کیا ہے. تو یہ سلامی ٹیکٹکس ہیں، یہ لیبنان میں بھی یہی کریں گے. وہ اپنے جو سو کالڈ گریٹر اسرائیل کا خواب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں. تو آگے دیکھیں اس سے، لیکن ان کو اسرائیل کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنی آسانی سے سبمٹ نہیں کریں گے اسرائیل کی ان ٹیکٹکس کو. ان ریپریشن جو ہے اسرائیل کا، اس کا تو جواب لوگ دیں گے. تو اس لیے اسرائیل کو بھی یہ تھوڑے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اور اس میں امریکہ کو اپنا جو ہے آنیسٹ بروکر کا کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب تک جو ہے امریکہ مکمل طور پہ اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا. یہ اسی وجہ سے یہ ساری خرابی پیدا ہوئی. اچھا سر، ایک چیز یہ بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان نے واشنگٹن پر زور دیا کہ عباس اراغچی اور کالیبف کو ہدف نہ بنایا جائے، اور ایون ویسٹرن میڈیا نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ یہ پاکستان کی میسیجنگ کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوئی ہیں. تو کیا یہ ایک تو چلیں پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی اگر یہ 100% ایکوریٹ خبر ہے، تو سر ایک طرف تو اس نے مذاکراتی چینل کو اوبویسلی کھلا رکھا ہے، لیکن کیا ہم اس کو یو ایس کی طرف سے سی بی ایم کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ مکمل اطلاع تو ہے نہیں اس بارے میں. آپ ایک تبصرہ کیا کریں گے؟ اور اصل حقیقت جو پرنسپل وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن اب امریکہ نے نیا نیو نارمل کریٹ کر دیا ہے. انہوں نے جو ہے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اس کے گھر جا کے اٹیک کر کے ان کو اریسٹ کر کے ان کی بیوی کو بیڑیاں ڈال کے نیو یارک لے آئے ہیں. اور یہاں پہ ایران میں جو ہے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی. یہ ڈینجرس ٹرینڈ ہے. اس کے اگر یہ شروع ہو گیا تو پھر اس کا کہاں اینڈ ہوگا یہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. تو امریکن بھی آگ سے کھیل رہے ہیں، اسرائیلی بھی کھیل رہے ہیں، اور اس کا اوور آل جو امپیکٹ ہے وہ خرابی ہوگا، اس سے بہتر نہیں ہوگا، اور اس سے مفاہمت کی راہ جو ہے اس کو بھی نقصان ہی پہنچے گا. اچھا سر، اس میں جی سی سی ممالک کا آخر میں بھی مجھے بتائیے گا کہ جی سی سی ممالک کنٹریز کا کیا کردار ابھی تک رہا، اس کو کس طرح سے ان کو اپنے جو بھی سٹیکس ہیں اس کو سیف گارڈ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھیں گے اس ڈائلاگ کے سارے پروسیس میں؟ دیکھیے جی سی سی ممالک ویسے تو پیسوں کے لحاظ سے امیر ہیں، لیکن میرے خیال میں جو اوور آل سیکورٹی پیراڈائم ان کا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. یہی وجہ ہے انہوں نے اپنی سیکورٹی جو ہے وہ امریکہ کے آگے جو ہے ایک طرح سے رہن رکھ دی تھی. تو انہوں نے اپنے بیسز امریکہ کو دے دیے. تو اب وہ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ بیسز جو ہیں وہ ان گلف ممالک کی حفاظت کے لیے تو نہیں، لیکن الٹا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. اس لیے میرے خیال میں اب یہ گلف ممالک کو بھی سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے یہ سودا جو ہے یہ اس میں ان کو کتنا گھاٹا ہوا.
तो सर इसमें एक पॉइंट वो ईरान का था भी ना कि जो अमरीकी अड्डे हैं उनको बंद किया जाएगा, तो उस पर जीसीसी ममालिक सुन सकते हैं या ईरान को ही उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? जैसे आप अभी ये बात कर भी रहे हैं कि अब जीसीसी ममालिक के लिए वो टाइम है जहाँ पे उनको ये सोचना पड़ेगा कि अपनी सिक्योरिटी के लिए आपने किया, वो उल्टा आपके लिए वबाले जान बन गए कि उसकी वजह से आपको अटैक्स का सामना करना पड़ा। सिर्फ अगर यूएई की मैं बात करूँ तो यूएई ने बहुत सफ़र किया और वो पूरी दुनिया को दिख भी रहा है। जी हाँ, ये तो अब इन ममालिक को सोचना पड़ेगा ना कि अमेरिका को बेसिस देख के उन्होंने कितना फायदा उठाया या उनकी सिक्योरिटी जो है उसकी कितनी गारंटी। तो आइंदा के लिए मेरे ख्याल में जो नया सिक्योरिटी पैराडाइम जो है वो अगर आ सकता है तो वो ये है कि उसमें जो रीजन के ममालिक हैं वो अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाएं जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और ईरान वो भी शामिल। यस। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा कि आप एक पूरा जो जोग्राफिकली कॉन्टिग्यूस कंट्रीज हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं प्लस मिडिल ईस्ट, तो एक सॉलिड ब्लॉक के तौर पे ये एमर्ज करते हैं जिसकी फिर पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और सर ये अभी जंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी तो ये अंडर डिस्कशन थी इस तरह की कि ये जो ममालिक है इनको अपना एक अलायंस बनाना चाहिए नेटो तर्ज का, ताकि जो ये ममालिक है उनको इस तरह के कोई सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े और बेहतर अंदाज में जो है उनकी डीलिंग्स हो सकती हैं। जी होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो जाहिर है इस तरह के हादसा जंगों की सूरत में ही ये जो आइडियाज़ हैं जन्म लेते हैं और फिर आगे वो तो मज़ीद जो है जला मिलती है और फिर जो लीडरशिप है ममालिक वो फिर आपस में बैठ के फिर कोई फैसला। ठीक सर, लास्टली मुझे इस पे आपका कमेंट चाहिए होगा कि ये जो डायलॉग इंशाल्लाह वी होप सो वी प्रे कि ये होता है, इस्लामाबाद उसको होस्ट करे और वो ये जो पूरी जंग है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया उससे हम जल्द से जल्द बाहर निकलें। उसमें स्पॉयलर्स क्या नज़र आते हैं आपको? जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो उसको ये बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर का जो हमने बयान भी देखा है वो इस बात की अक्कासी करता है कि वो किस तरह से एक स्पॉयलर के तौर पर काम कर रहे हैं, या तो वो बहुत ही इररेलेवेंट हो चुके हैं बाय द वे। तो इसमें आपको कोई स्पॉयलर दिखता है? सबसे बड़ा स्पॉइलर इजराइल है और जाहिर है इंडिया उसका जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आपने ये भी देखा कि इजरायली अटैक से 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इजराइल में थे, उनका बड़ा जो है इस्तकबाल हुआ और जाहिर आपने ये भी देख लिया कि इंडिया ने किस तरह से जो है यहाँ पे रोल प्ले किया। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इखलास भी नहीं किया कंडेमनेशन और उसका। तो ये और फिर जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है वो अनफॉर्चुनेट है, ये उनकी तरबियत की गमाजी करता है, उनके जो ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल सोच है और ये समझे जाते हैं इंडिया के चाणक्य समझे जाते हैं जयशंकर साहब, और जिस तरह की लैंग्वेज जो यूज़ की है तो उससे ये लगता है कि उनको जो है फ्रस्ट्रेशन उनकी जो है सामने आ रही है। ठीक है सर, व्हेन वी से इजराइल कुड बी द बिगेस्ट स्पॉइलर, तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट कि इजराइल नहीं चाहेगा कि ये डायलॉग सक्सेसफुल हो गए, या फिर वो बहुत स्केप्टिकल है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लें? ये पॉइंट्स जो हैं उनके, देखिए वो ये चाहेंगे कि हर सूरत में ये जंग जारी रहे। अच्छा, और क्योंकि उस सूरत में अमेरिका इन्वॉल्व रहे तो अमेरिका को इन्वॉल्व रखता है। लेकिन बहरहाल अमेरिका के भी अपने नेशनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, होंगे और हैं भी ऑब्वियसली। यस, तो इसलिए ये एक जो है एक गुंजलक किस्म की गेम है। लेकिन आप देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप वो तो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत बड़े डील मेकर हैं, तो देखते हैं वो क्या डील करते हैं। ठीक है, आसिफ दुरानी साहब आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, सर बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे हम यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो ग्लोबल इकॉनमी है वो इस वॉर की वजह से कितनी बुरी तरह से इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है, वो कितनी हिट हो रही है, और फिर पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मीशत, आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें या दीगर तमाम तरह अशिया खुरनोश हर चीज़, जब वो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसके बाद मुल्क के अंदर एक भौचाल आ जाता है। वो पाकिस्तान में किस हद तक आ चुका है और उसको आइंदा जो हमारा नियर फ्यूचर है उसमें मैनेज किस तरह से किया जाएगा, इससे बात होती है आफ्टर दिस ब्रेक।
जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। प्रोग्राम के इस हिस्से में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि अभी का मेरा टॉपिक ये होगा कि जो जंग जिसने पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे इस रीजन को अपनी लपेट में लिया है, उसके हमारी मईशत पे और दुनिया की मईशत पे क्या असरात हैं, ख़ास तौर पे जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उस पर डिस्ट्रप्शन है ट्रेड की और उस पर एनर्जी सप्लाईज हैं वो किस हद तक मुतासर हो रही हैं। फिर पाकिस्तान ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो किस हद तक बेयर कर चुका है या करने जा रहा है, और फिर बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, इस पर बात होती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिस दिन से ये जंग शुरू हुई है और अब तक उसकी वजह से पाकिस्तान को इंडिविजुअली क्या क्या नुकसानात उठाने पड़े और हमारी मईशत किस जगह जा रही है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अगर इसको मसले को समझना है तो पहले आप मुझे इजाज़त दें कि मैं एक या दो जुमले में बता दूं कि ये जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए हैं, ये एक्चुअली 9/11 के बाद जो फैसला कुन दौर है ट्रू जो जुलाई 2021 में शुरू हुआ था, ये उसका अहम हिस्सा है। और उस वक्त अमेरिका ने जो है जब वहाँ से अफगानिस्तान से फौजी हटाई थी तो मैंने उस वक्त भी लिख दिया था, कहा था कि ये फतह मुबीन नहीं है। अमेरिका ने वहाँ पर अपने दानिस्ता हथियार छोड़े हैं ताकि वो अरबों डॉलर के हथियार जो है वो अफगान तालिबान को और तालिबान रजीम को मिल जाएं ताकि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराएं और भारत के साथ मिलके। तो एक तो इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है कि ये पहले से तयशुदा प्रोग्राम का हिस्सा है। ईरान पर जो हमले हुए हैं उसका मकसद बुनियादी तौर पर ये है कि जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, ग्रेटर इसराइल क्या है कि कुछ मशरिकी वस्ता के इस्लामी मुल्कों के कुछ इलाके छीन कर इसराइल को दे दिए जाएं। लेकिन उसकी राह में ईरान जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है। तो ईरान पर इसलिए हमले किए गए और आपने देखा कि जब ईरान के ऊपर हमले किए तो ईरान डट गया और अमरीकी तवक्कुआत के खिलाफ वो डटा रहा। लेकिन ईरान ने, जाहिर बात है कि अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए उन इस्लामी मुल्कों पे हमला किया जहां अमरीकी मफादात हैं, अमरीकी अड्डे हैं। तो उनकी उसका वो जवाब में वो नाराज हुए। लेकिन मशरिकी वस्ता के जो मुसलमान ममालिक हैं उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि अगरचे उनके साथ जारियत हुई है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ईरान हार गया जंग तो सबसे ज्यादा नुकसान तो खुद उनका होगा। इसलिए कि ग्रेटर इसराइल को, जैसे मैंने कहा, उनके इलाके छीन के जाएंगे। इसलिए आपने देखा कि उन्होंने नरम रवैया रखा है। लेकिन दूसरा मकसद ये था कि उम्मत मुस्लिमा को मजीद तकसीम किया जाए। तो आपने देखा कि मजीद टुकड़ों में बढ़ गई और अब ये ने कह दिया कि जनाब जो आपने हुर्मुज़ जो कि ईरान का इलाका है उसको खोलने के लिए वो कहते हैं हम अपनी फौजें देंगे। इसका मतलब ये है कि वो अमेरिकन ब्लॉक में इस हद तक आ गए। हालांकि यूएई समझता है कि सबसे ज्यादा नुकसान तो खुद यूएई का होगा दूसरे मुल्कों के साथ। और तीसरी बात ये है कि अगर ईरान के बाद ग्रेटर इसराइल की कोई रुकावट है, कोई जोहरी है, कोई ताकतवर फौज है, कोई बेहतरीन अहले वकू है, तो वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लाम का किला जिसकी सरहदें ईरान से भी मिलती हैं, अफगानिस्तान से भी मिलती हैं और जो है वो चीन से भी मिलती हैं भारत के अलावा, और जिसने भारत को, ताकतवर फौज ने भारत को शिकस्त फाश दी, वो सबसे बड़ी रुकावट है। तो अगले मरहले में उन्होंने पाकिस्तान को रखा है। फिलहाल वही चाहते हैं कि पाकिस्तान की मदद से हालात को काबू में लाएं। अल्टीमेटली ये हदफ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान होगा। अगर ये बातें हम समझ लें तो इसका मतलब ये निकलेगा कि ये जो जंग हुई है इसमें जाहिर बात है कि आलमी मईशत पर बहुत ज्यादा मनफी असरात पड़े हैं। तेल की कीमतें ऊपर गई हैं, तेल की दौलत से ममालिक हैं उन्होंने प्रोडक्शन कम की है, और उसके साथ हमने देखा कि अमेरिका को झटके लगे हैं। यानी अमेरिका जो कुछ भी कहे, लेकिन उसने तो ये कहा था कि हम ईरान में हुकूमत बदल देंगे। अब वो उससे दस्तबरदार होके कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से सीज़फायर हो जाए। और ईरान तो अगर आप ये कहें कि ईरान जंग हार रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा ईरान जंग जीत नहीं रहा लेकिन वो सरेंडर नहीं करेगा। तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। आलमी मईशत को आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया वो नहीं रहेगी जो आज तक थी, पहली बात।
अच्छा, मशरकी वस्ती वो नहीं रहेगा जो आज तक था, दुबई वो नहीं रहेगा जो आज तक था, ठीक है। जो तरसीलात वहां से आ रही थी वो नहीं आएंगी इतनी जो आज तक थी, जो दुबई है हब बन गया था वो नहीं रहेगा, और बड़ी तब्दीलियां आएंगी दुनिया में, लेकिन उसका फायदा चीन को होगा और भारत उसका फायदा उठा रहा है और इसराइल उठा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत को इन खतरात का पूरा एहसास था, तो उन्होंने एक तरफ तवानाई को बचत करने की कोशिशें की, दूसरी तरफ कोशिश की कि जंग का नुकसान कम हो, और दूसरी तरफ वो आगे आया कि किसी तरीके से मामला तय हो जाए और सीज फायर हो जाए, उसके लिए उसने बड़ा अहम एक रोल किया है। लेकिन पाकिस्तान को असल नुकसान होगा, मैं आप बता दूं, वो जंग के दौरान नहीं होगा। पाकिस्तान को जो जबरदस्त नुकसान होगा वो इस जंग के खात्मे के बाद होगा, क्योंकि उस वक्त जो है दुनिया बदल चुकी होगी, जो हमारा मुल्क जो था बदकिस्मती से हमने अपने वसाइल पर इन्हिसार नहीं किया। आप देखें कि 41 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस पर हम गुजारा कर रहे हैं, जिसका 50% जो था वो गल्फ से आता है। वहाँ गल्फ से अब उतना नहीं आएगा, गल्फ की मईशत में बुरा असर पड़ेगा। कि आपने देखा कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो हमारे नहीं है, तो दोस्त मुल्कों ने डिपॉजिट रखे हैं, जिसमें चीन के अलावा सऊदी अरब और यूएई है। अब उनकी जब मईशत को नुकसान पहुंचेगा तो नई सरमायाकारी भी नहीं करेंगे, वो पैसा भी निकाल सकते हैं, तहसीलात को भी नुकसान पहुंच सकता है, और अगर उनकी मईशत को नुकसान होता है तो जो हमारे कारकुन हैं वो वापस आ सकते हैं, और जो नए कारकुन जाने थे वो नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है पाकिस्तान को असल खतरा उस वक्त शुरू होगा जब ये जंग खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आज अगर पाकिस्तान को खुदकशी नहीं करनी तो वो इस्लाहात शुरू कर दे जो कि उसको बैरूनी वसाइल के बगैर जिंदा रह सकें और अवाम भी कुर्बानियां दें, यानी कि इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हो। तो सर उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को? और मुझे ये भी बताएं कि अभी तक जो हुकूमत ने इकदाम किए, जैसे कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए, उसके बाद भी हुकूमत ने मुख्तलिफ तरह के इकदाम किए, वर्क फ्रॉम होम वगैरह, खैर वो सब उसी के अंदर आ जाता है। तो अभी तक के ये तमाम तर मामले को हुकूमत ने जिस तरह से मैनेज किया, आप क्या उससे मुतमईन है? क्या हमारी मईशत उससे मुतमईन है? नहीं, देखिए पहले हकीकत को हम तस्लीम कर रहे हैं। जी सर। अभी तक हुकूमत ने बैरूनी शोबे में सिखा डिप्लोमेसी में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, बेशक, लेकिन पाकिस्तान के ताजिर, पाकिस्तान के सियासतकार, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेसी, अवाम, ये अभी तक जो है वो हालात की संगीन समझते हैं, मगर वो कोई फैसले नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारी अशराफिया की मईशत। अब मैं आपको बताऊं, देखिए अभी आपने देखा कि हमारे फील्ड मार्शल ने भी कहा कि जी हमने जो भारत को शिकस्त दी वो बुनियाद मरसूम, तो वो देख तो है कुरान ने क्या कहा है बुनियाद मरसूम को। कुरान ने ये कहा है आयत नंबर 4 सूरह सफ कि जो लोग अहला क़यामत जहाद करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ने मोहब्बत दिखाई, हमें भारत को शिकस्त दे दी। लेकिन आगे चल के आयत नंबर 11 में कुरान क्या कहता है? कहता है आपने जो जान की कुर्बानी दी बड़ा अच्छा किया, अल्लाह खुश है, अल्लाह मोहब्बत करता है, लेकिन आपको माल की कुर्बानी देनी होगी। ये आयत नंबर 11 है और ये शर्त है आगे नस्रों में फतन खरीब। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी कुछ नुमाइशी इक़दाम उठाए हैं, और आपने इतना अहम सवाल उठाया है, इतना अहम सवाल उठाया है कि मैं आदाद शुमार की हैसियत से ये बता दूं कि ये जो हम कुरान की आयत है तो आप माल की कुर्बानी दें और उससे और अदल कायम करें, इंसाफ कायम करें, क्योंकि इस्लाम जो है वो अदल के ऊपर है। अब देखिए, क्योंकि आपका सवाल बड़ा अहम है और उससे गिर सारा आपका डिस्कशन जो है बताऊंगा मैं। जी सर। वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि हमारा FBR जो टैक्सों की इस्तेदाद है उससे 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है। अभी जो भी इक़दाम उठाए किफ़ायत चाहिए, ये फूल पत्ती है। अगर ये 15,000 अरब रुपया जो FBR कम वसूल कर रहा है, जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं, अगर इन हालात में भी, जबकि दुनिया बदल गई है, हमारी हालत ख़राब है, हम बैरूनी वसाइल पे निसार कर रहे थे वो नहीं आ रहे, अगर आज भी हम वो 15,000 अरब का बड़ा हिस्सा वसूल नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कुरान कहता है। तो अगर वो नहीं किया तो आप जितने भी इक़दाम उठा लें, आप खुद निसाई की तरफ नहीं जा सकेंगे और हमारी गर्दन दूसरों के हाथ में रहेगी। दूसरों के हाथ में गर्दन क्यों रहेगी मैं आपको बता दूं।
देखिए हमारे रिजर्व जो है ना 16 अरब डॉलर के हैं। जी हाँ। दोस्त मुल्कों के 12 अरब डॉलर के हमारे पास डिपॉजिट पड़े हैं, अगर वो निकाले तो रिजर्व हमारे खत्म हो गए। तो सही। ये मोहलत है कि आज हम ये कहें कि मैं पूछना चाहता हूँ, एक तो ये 15,000 अरब रुपए का मैंने आपको बता दिया, ये खुद वज़ीर आज़म कहते हैं, लेकिन ये एफबीआर का है, सूबे भी हैं, दूसरे भी हैं, वो मिला के बनते हैं 25,000 अरब रुपया साल में। तो जो अक़दामात हुकूमत उठा रही है वो चंद सौ अरब रुपए हेयर एंड देयर, ये 25,000 अरब रुपए अगर नहीं आते तो ये तो हम फरवरी 2028 फरवरी को ईरान पर हमले हुए, उससे पहले पाकिस्तान की मईशत गैर मुस्तहकम हो चुकी थी, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, हमारा तजारती खसारा बढ़ रहा था। ये हुकूमत के आदाद शुमार मेरे नहीं है। तो अगर मेरे मुल्क की इम्पोर्ट दुगनी एक्सपोर्ट से, और बताइए कहाँ से आएगा जब रेमिटेंस गिर जाएंगे। अब मैं आप इसी ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर आप पिछले देख लें कि पिछले वर्षों में अगर 7.5 वर्षों में हमने 438 अरब डॉलर की इम्पोर्ट कर ली, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट जो है 238 की है, तो 200 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक तो आप रेमिटेंस से गुजारा कर रहे थे। इसका मतलब ये आज ये फैसला करना पड़ेगा कि आप अपनी इम्पोर्ट्स को कम करें और एक्सपोर्ट के अंदर रखें। तो कैसे करेंगे? जो अशियाई तायुश है, गाड़ियाँ है, बड़ी दूसरी चीजें हैं, आप उस पर GST बढ़ा दें, ताकि अशियाई तायुश पे जो लोग अय्याशी करना चाहते हैं वो अगर ड्यूटी 3 गुना कर दें तो इम्पोर्ट्स कम होगी और हुकूमत की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन GST कम कर दें, पेट्रोल पे GST कम कर दें, पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ते को कम कर दें, लेकिन इम्पोर्ट्स को कम करना नहीं करते तो खुदकशी है, क्योंकि दुगनी से ज्यादा अगर एक्सपोर्ट से है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये तो पहला ये है कि आप 25,000 अरब रुपए जो टैक्स की वसूली है उसके बड़े हिस्से को वसूल करें जो आपकी ब्याज है, और दूसरे आप इम्पोर्ट्स को कम कर दें। तो सर अभी जबकि जंग चल रही है, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया है, मेरे पास वक्त की भी कुछ कमी है, तो अभी जबकि जंग चल रही है तो उस सूरत हाल में हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए इस वक्त भी ये करने के काम है। मैंने आपको बताया कि देखिए आप तस्लीम कर लें, पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है। ट्रम्प को समझ में नहीं आता कि हर जुमले में 3 दफा वही पाकिस्तान की तारीफ करता है, पाकिस्तान की फौज की तारीफ करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनको पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। लेकिन ट्रम्प की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, जो मेरे पास रिकॉर्ड पर है, जो पेंटागन है, जो CIA है, वो ये कहते रहे हैं कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का पार्टनर है जंग का। इसका मतलब ये कि आज अगर उनको हमारी मदद की जरूरत है जंग के दौरान तो पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगे, किसी न किसी तरीके से हमें मदद करते रहेंगे। ईरान ने, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने कहा कि पाकिस्तान के जहाज हम नहीं रोकेंगे, रूस से भी हम तेल ले सकते हैं, हमारे जहाज को भी आप नए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद महंगाई कुछ बढ़ेगी पाकिस्तान में, लेकिन हम इस झटके को संभालने के काबिल हैं और संभाल लेंगे, क्योंकि दुनिया को हमारे मुल्क की जरूरत है, अमेरिका को हमारी जरूरत है, ईरान को हमारी जरूरत है। लेकिन असल खतरा होगा जब हमारी जरूरत नहीं रहेगी। असल मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तो हम संभाल लेंगे झटके को, हुकूमत भी कोशिश, लेकिन जंग के बाद जब अमेरिका को हमारी जरूरत नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि ट्रंप ने 2017 में जो बयानात पाकिस्तान के खिलाफ दिए थे, आपको मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इतने सख्त बयानात तो मोदी ने भी नहीं दिए। तो लेकिन आज उनको हमारी मदद की जरूरत है। तो मोमिनाना बसीरत का तकाजा यही है कि आज आप ये कोशिश करें कि आपकी टैक्स की वसूली आप जो है वो बढ़ाएं, अवाम पर बोझ डाले बगैर, पेट्रोलियम लेवी भत्ता कम करें। पेट्रोल की कीमतें चूंकि बढ़ रही हैं तो हुकूमत उस वक्त पेट्रोल पर टैक्सेस कम करें और अय्याशी तय्युश पर, इम्पोर्ट्स पर ड्यूटियां कई गुना बढ़ा दें। तो उससे ये कि हम ये झटका संभाल लेंगे। नंबर 1 तो ये। दूसरा जो मैंने आपको बताई, तो ये आज बहुत शोर कर रहे हैं फेडरेशन वाले कि जनाब वो तो हमारा गेम चेंजर जो है वो है जो आपके यूरोपियन यूनियन है। खुदा के लिए गेम चेंजर नहीं है। मैं आपको बता दूं, पिछले 2014 से अब तक हमारी जो बढ़ी है बरामदात वो $3.5 अरब बढ़ी है यूएई को, सॉरी यूरोपियन को। तो $3.5 अरब कोई डॉलर चेंज नहीं होते। लेकिन आज अभी जो मैं फिगर देने वाला हूँ वो पाकिस्तानी कौम की आंखें खुलनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ आप उस मेरे जुमले को दोहराएं
کہ پچھلے 14 برسوں میں 2011 سے 2025 تک پاکستان کی برآمدات میں جو اضافہ ہوا ہے وہ $7 بلین ہوا ہے، صرف $7 ارب، جس میں یہ بھی آ گیا جو ہے یورپین یونین بھی آ گیا، کئی ہزار ارب روپے کی برآمد دی، لیکن ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے $27 ارب۔ مجھے دنیا کا ایک مثال بتا دیں، یہ خودکشی ہے۔ آپ اپنی برآمدات بڑھانے کے لیے حکمت عملی بنائیں اور ریمیٹنسز جو کالے دھن کو سفید ہونا ہے اس کو کم کریں، یہ بنیادی چیز ہے۔ ٹھیک، تیسری جو آپ کا عام بن رہا ہے، میں آپ کو فگر دوں گا تو آپ کا مسئلے کا حل آ جائے گا۔ دیکھیے، مہنگائی تو بڑھے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن کیا ہمیں پاکستانی قوم کو یہ پتا ہے کہ پاکستانی جو بینکس ہیں ان میں کروڑوں لوگوں کے پیسے پڑے ہیں، اور پاکستان کے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے تحت، میں وہ بھی بتا دوں 26(4) اور 40(a) کے تحت حکومت، اسٹیٹ بینک اور بینکس پابند ہیں کہ وہ اپنے منافع میں کھاتہ داروں کو شریک کریں۔ ان کا منافع بڑھ گیا، لیکن کیا لوگوں کو پتا ہے، بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جون 2023 میں کروڑ لوگوں کو ہاتھوں پر 20% منافع ملا تھا، 20.5%۔ اب بینکوں کا منافع بڑھ گیا اور وہ بینکوں نے کھاتوں کو جو منافع دیا وہ 9% کر دیا، 9.5%۔ تو اگر 20 سے 9% لے آئے تو کئی ہزار ارب روپیہ آپ نے لوگوں کو کم دیا، بینکوں کو فائدہ ہوا جو غیر ملکیوں کی ملکیت ہے 80%۔ تو آپ اس قانون کو لاگو کریں گے تو بینکوں کا منافع بڑھنے کے ساتھ کھاتے داروں کو پیسہ ملے گا، تو ان کی قوت خرید بڑھے گی، تو وہ جھٹکے کو سنبھال لیں گے مہنگائی کے، ورنہ خودکشی ہوگی۔ یہ بالکل واضح ہے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ میرے پاس وقت کی کمی ہے، میرے بہت سے سوالات مزید بھی تھے لیکن آپ نے مجھے جوائن کیا پروگرام میں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی آج کے نیوز ٹو نائٹ، ابھی مجھے فی الحال جوائن کیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب نے، اور بہت ہی بہتر انداز میں انہوں نے معیشت میں بتایا کہ پاکستان اس وقت کیا غلطیاں کر رہا ہے اور کس طرح سے ان غلطیوں کو سدھارا جا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔